Good morning, guys. Good morning, guys. Good morning. Keep joining. आते जाओ जल्दी जल्दी से. Good morning, guys. Good morning. गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग. कीप जॉइनिंग. जल्दी जल्दी से आते जाओ ताकि हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करें. आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. चलो तो एक बार मुझे जल्दी से वॉइस, वीडियो, पीपीटी सब कुछ क्लियर है बता दो. ठीक है. गुड मॉर्निंग गाइस. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. एक बार जल्दी जल्दी से आते जाओ और मुझे वॉइस, वीडियो, पीपीटी सब कुछ क्लियर है एक बार कंफर्म करके बता दो. तो हम आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं. आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. बहुत मज़ा आएगा आपको और मैं कोशिश करूँगी कि जितने भी सारे फैक्ट्स हैं वो आपको अभी यहीं पे याद हो जाएं और इसके बाद आपको कभी पढ़ना ना पड़े इसको दोबारा. राइट. चलो वॉइस स्लो है वो मैं थोड़ा सा धीरे से बोल रही थी. अभी अगर ओके है तो बता दो. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. क्लियर है. चलो ऑल गुड. ऑल गुड. वीडियो को जल्दी से एक बार शेयर कर लो ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो लोग भी आ सकें. राइट. एक बार वीडियो को शेयर कर लो ताकि आपके फ्रेंड्स भी ज्वाइन कर सकें. चलो तो जितने भी बच्चे मुझे नहीं जानते हैं तो माई सेल्फ उषा दिस साइड, योर पेपर वन फैकल्टी फॉर यूजीसी नेट एंड जेआरएफ. और अगर आप हमारे सोशल मीडिया साइट्स पे नहीं हो तो आप हमको ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे आपको जो है बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहती हैं एग्जामिनेशंस को लेके और भी बहुत कुछ. ठीक है. नेट और सेट यहाँ पे हम दोनों की ही प्रिपरेशन करवाते हैं. तो अगर आप नेट या सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमको ज्वाइन कर सकते हो. दिन में 4 क्लासेस होती हैं हमारी. राइट. अभी जो आपकी क्लास हो रही है 10 बजे की, दैट इज पेपर वन का क्लास जो मैं लेती हूँ. इसके तुरंत बाद आपका डीआई का क्लास होने वाला है. एंड 12 बजे जो है हमारी ऑनलाइन क्विज होती है. राइट. अगर कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है तो आप ज्वाइन कर सकते हो. राइट. और हमारा जो है 6th ऑफ फरवरी से हमारा सुल्तान बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है जिसका प्राइस है 249 जो कि एक क्रैश कोर्स होगा जहाँ पे हम सारी की सारी यूनिट्स, सारी 10 यूनिट्स पेपर वन के हम लोग रिवाइज करेंगे विद इन 1 डे. ठीक है. यानी कि 1 डे इज इक्वल टू 1 यूनिट. एक दिन में एक यूनिट को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे. राइट. बुकिंग्स ओपन है. अगर किसी को बुक करना है तो आप बुक कर सकते हो. राइट. तो चलो हमारा जो आज का टॉपिक है नेचुरल डिजास्टर्स. राइट. क्या है? नेचुरल डिजास्टर्स. अब आप लोग मुझे बताओ कि नेचुरल डिजास्टर्स कितने टाइप के होते हैं. राइट. नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं और कौन से नेचुरल डिजास्टर्स हैं जो आपको पता है. ऐसा आपको लगता है कि आपको पता है. राइट. बिकॉज जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो इतने ज़्यादा वास्ट हैं, इतने ज़्यादा डीप हैं और एनटीए उसमें से क्या कब कहाँ पूछ ले पता नहीं. राइट. तो आपको क्या लगता है ऐसे कितने नेचुरल डिजास्टर्स हैं जो आपको लगता है कि आपको पता होंगे. चलो बताओ. अर्थक्वेक्स. ओके. और अर्थक्वेक्स अलावा इसके अलावा वोल्केनोस. ओके. टोर्नाडो. ओके. देखो जो हमारे डिजास्टर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं. एक तो वो नेचुरल हो सकते हैं. राइट. एक तो वो नेचुरल हो सकते हैं और एक तो वो मैन मेड हो सकते हैं. राइट. या तो वो नेचुरल हो सकते हैं या तो वो मैन मेड हो सकते हैं.
नेचुरल्स में जो भी चीजें आप अभी यहाँ पे मुझे बता रहे हो, सूखा पड़ जाता है, भूकंप आता है, फ्लड आता है, वॉल्केनोज आता है, राइट, ये सारे क्या है, ये सब नेचुरल डिजास्टर्स में आएंगे। वाई? बिकॉज वो नेचर के वजह से होते हैं, वो प्रकृति के वजह से होते हैं, इसीलिए हम उनको नेचुरल डिजास्टर्स बोलते हैं। वेयरएज कुछ और भी हमारे पास डिजास्टर्स होते हैं जो कि मैन मेड डिजास्टर्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, जितने भी पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, राइट, जितने भी पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं वो किसके वजह से हो रहा है, वो मैन के वजह से हो रहे हैं, राइट, हम ह्यूमंस के वजह से हो रहे हैं। बहुत बार आप लोग देखो, बहुत कंट्रीज में फाइनेंशियल सिचुएशंस बहुत खराब हो जाती हैं, राइट। अभी जैसे पाकिस्तान जो है बहुत सीवियर फाइनेंशियल इश्यूज से जो है गुजर रहा था। पाकिस्तान ही नहीं, बहुत सारी कंट्रीज हमने देखा इस बार 2022 में कि बहुत सारी कंट्रीज में जो है डीप डिप्रेशन चल रहा था, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस को वो लोग फेस कर रहे थे, राइट। तो एक था नेचुरल डिजास्टर एंड एक था मैन मेड डिजास्टर, राइट। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जो हमारा कोविड-19 था, क्या वो एक डिजास्टर था? ठीक है, क्या वो एक डिजास्टर था? बीमारी थी, डिजास्टर था, और अगर डिजास्टर था तो वो कहाँ जाएगा? क्या वो नेचुरल होगा, क्या वो मैन मेड होगा? बताओ, क्या वो नेचुरल होगा, क्या वो मैन मेड होगा? मैम वॉइस कम आ रही है। गाइस, ये सबके साथ इशू हो रहा है या सिर्फ जो है JRF 2023 में कोई दिक्कत है? मेरी वॉइस बराबर आ रही है क्या? इज माई वॉइस प्रॉपर? श्रीलंका में भुखमरी आई थी, यस एग्जैक्टली। तो कोविड-19 मैन मेड होगा, मैन मेड होगा, मैन मेड फॉर श्योर, मैन मेड। तो गाइस, जितनी भी ऐसे डिजीजेस होते हैं, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये डिजीज तो है ही, लेकिन डिजीज होने के साथ साथ ये डिजास्टर भी है। वाई? बिकॉज पूरे के पूरे जो हमारा ग्लोब है, वर्ल्ड वाइड हम लोगों को जो है, हमने ये चीजें फेस की, ठीक है, कोविड-19 को हमने फेस किया, राइट। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम एक डिजास्टर बोल सकते हैं, राइट। अब ये क्या है, ये कौन सा डिजास्टर है? ये ना तो नेचुरल डिजास्टर है, ये ना तो मैन मेड डिजास्टर है, ये है बायोलॉजिकल डिजास्टर। क्या है ये? बायोलॉजिकल डिजास्टर। तो जितनी भी ऐसी बीमारियां होती हैं, राइट, जितनी भी ऐसी महामारियां होती हैं, जितनी भी ऐसी बीमारियां होती हैं, जो डिजीज होती हैं और वो ग्लोबली जो है हम लोग फेस कर रहे हैं, उसको हम बायोलॉजिकल डिजास्टर बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं हम उसको? बायोलॉजिकल डिजास्टर बोलते हैं। ऑल राइट गाइज, बहुत सारे बच्चों को जो है वॉल्यूम एकदम प्रॉपर आ रही है, एकदम क्लियर आ रही है, तो आई बिलीव आपके साइड से कुछ दिक्कत होगी, तो प्लीज एक बार रिफ्रेश कर लो, राइट। चलो, तो आप क्या कर लो, एक बार रिफ्रेश कर लो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नेचुरल हजार्ड्स क्या होते हैं, यानी कि प्रकृति में जो खतरे हम लोग फेस करते हैं वो क्या होते हैं, राइट। वो एक ऐसा एनवायरमेंट फिनोमेना है, ठीक है, एक ऐसा एनवायरमेंट फिनोमेना जिसमें इतना शक्ति होती है, इतना पोटेंशियल होता है कि वो हमारी जो सोसाइटीज है उसको और हमारी जो ह्यूमन की लाइफ है उसको इम्पैक्ट कर सके, उसको डिस्टर्ब कर सके। यानी कि जो भी हमारी डे टू डे लिविंग है, उस डे टू डे लिविंग को जब हम कोई भी ऐसी चीज जो डिस्टर्ब कर लेती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एक तरीके का नेशनल हजार्ड बोलते हैं, राइट, नेचुरल हजार्ड बोलते हैं। अब हजार्ड्स के हमने टाइप देख लिए, नेचुरल होता है, मैन मेड होता है, राइट। फॉर एग्जांपल फ्लड आ गए कहीं पे, राइट, तो ये क्या होगा, रिवर ओवरफ्लो हो गई, तो ये एक नेचुरल डिजास्टर होगा, राइट। वेयरएज अगर हम लोगों ने कहीं पे डैम बनाई हुई है, राइट, अगर हम लोगों ने डैम बनाई है और डैम का जो बांध है वो टूट गया, तो ये क्या होगा, ये एक मैन मेड डिजास्टर होगा, राइट। ये क्या है, ये मैन मेड डिजास्टर होगा। वाई? बिकॉज डैम हमने क्रिएट की है और वो नेचुरली क्रिएट नहीं हुई है, राइट। डैम जो है हमने क्रिएट करी है और वो नेचुरली जो है क्रिएट नहीं हुई है, इसीलिए एक मैन मेड डिजास्टर होगा। वेयरएज अगर कोई रिवर, कोई नदी जो है वो ओवरफ्लो होके बाहर आ जाती है तो वो क्या होगी, वो एक नेचुरल डिजास्टर होगी, राइट, वो एक नेचुरल डिजास्टर होगी। चलो, तो अब जो है आप लोग, हम लोग कुछ नेचुरल डिजास्टर्स करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जो कि दिया है हमारा नेशनल रिस्क इंडेक्स ने, ठीक है। NRI ने इसका फुल फॉर्म जो है NTA पूछ चुका है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी एक घटना को डिजास्टर कब माना जाएगा, राइट, किसी भी एक घटना को डिजास्टर कब माना जाएगा, वो कौन डिसाइड करता है, वो नेशनल रिस्क इंडेक्स जो है वो डिसाइड करता है, और इसका जो फुल फॉर्म है NTA पूछ चुका है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट।
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो नेशनल रिस्क इंडेक्स है वो क्या करती है, वो किस तरीके से नेचुरल हजार्ड्स को जो है एक्सपेक्ट करती है या प्रिडिक्ट करती है या बताती है कि ये जो है ये एक तरीके का नेचुरल हजार्ड जो है वो हो सकता है। तो तीन चीजों को वो देखती है। एक तो वो देखती है एक्सपेक्टेड एनुअल लॉस हमारा कितना होगा, राइट, मतलब हम जो है किसी भी दुर्घटना में कितना लॉस होगा, यानी कि कितनी जानें जो हैं वो जा सकती हैं, ठीक है। एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है कि अगर इतने नंबर ऑफ जानों को रिस्क है, अगर इतने नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज को रिस्क है, तो ही हम क्या करेंगे, उसको एक नेचुरल हजार्ड जो है माना जाएगा, राइट। अब आप बोलो मैम हमारे यहाँ पे एक बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग का एक स्लैब जो है वो गिर गया, उसको आप नेचुरल हजार्ड बोल दो, तो ऐसा नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, पहले देखते हैं कि कितना लॉस होने वाला है हम लोगों को, राइट, कितना लॉस होगा उस दुर्घटना के घटने से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक्सपोजर कितना ज्यादा हो रहा है, यानी कि कितना एरिया जो है उस चीज से इफेक्ट हो रहा है। अगर कोई ऐसी चीज है जो सिर्फ एक गली में हो रही है, राइट, अभी मान लो अगर कोई मस्कीटो है, ठीक है, अगर कोई मच्छर है, वो मच्छर की वजह से एक छोटी सी गली में जो है एक स्पेसिफिक तरीके की जो है बीमारी आसपास लोगों को फैल रही है, तो उसको आप बोल दो कि नेचुरल हजार्ड बोल दो, तो ऐसा नहीं होगा, राइट, कि कितना एक्सपोजर है, कितना एरिया है जो उसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है, एक तो वो देखा जाता है। प्लस देखा जाता है कि उसका हिस्टोरिक लॉस कितना है, क्या वो पहले भी आ चुकी है और कितना लॉस वो कर चुकी है, कितना नुकसान जो है वो कर चुकी है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को याद रखना कि ये सारी चीजें कौन देता है, ये सारी चीजें नेशनल रिस्क इंडेक्स जो है वो देता है, राइट। चलो, अब ये जो हमारा नेशनल रिस्क इंडेक्स है उसने कुछ 18 तरीके के जो है नेचुरल हजार्ड्स हम लोगों को दिए हुए हैं, राइट, जो कि आपके सामने है, राइट, ये कुछ 18 है। अब हम ट्राई करेंगे कि इसमें से ज्यादा जो है हम लोग नेचुरल हजार्ड्स को कवर करें, ठीक है। बट अब देखते हैं कि सेशन के एंड तक हम कितने कवर कर पाते हैं। लेकिन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे एवलांचेस हो गए, राइट, कोल्ड कोस्टल फ्लडिंग हो गई, जो समुद्र के तटों पर बाढ़ आती है, राइट, कोल्ड वेव हो गया। अभी आजकल हम लोग देख रहे थे कि बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं चल रही थी, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, राइट, सूखा, ड्रॉट्स हो गए, हेल्स हो गए, अर्थक्वेक्स हो गए, हीट वेव्स हो गए, साइक्लोन्स हो गए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। वेरा स्ट्रॉम इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, लैंडस्लाइड इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, लाइटनिंग इतनी ज्यादा नहीं पूछी जाती, राइट, रिवरेन फ्लडिंग जो है इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, स्ट्रॉन्ग विंड इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता। फिर हम टोर्नाडो करेंगे, फिर हम सुनामी करेंगे, फिर हम वॉल्केनिक एक्टिविटी करेंगे, वेरास जो जंगलों में फायर लग जाती है, आग लग जाती है। अभी ये जो वाइल्ड फायर है ये मैं कवर नहीं कराऊंगी, लेकिन आप लोग जो है अभी रिसेंटली अमेजोन में आपने देखा होगा कि फायर लग गई थी, राइट, अमेजोन रेन फॉरेस्ट में क्या हो गया, फायर लगी थी, उसको आप लोग एक बार जरूर से रीड कर लेना। और प्लस विंटर वेदर, इसको भी हम जो है नहीं करेंगे, वाई, बिकॉज ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल सी हैं, पर जो मेजर हैं इन 18 में से जितने मेजर हैं वो सारे हम अभी कवर करने वाले हैं, राइट, वो सारे हम क्या करने वाले हैं, अभी कवर करने वाले हैं, राइट। अब सेशन को शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे बताओ कि जो नेचुरल हजार्ड है, राइट, जो नेचुरल हजार्ड है और नेचुरल डिजास्टर है, ठीक है। अब क्योंकि हमारा टॉपिक नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन कब से हम देख रहे हैं कि जो एनआर है उसने भी नेचुरल हजार्ड के ऊपर हम लोगों को जो है मेजरमेंट्स दिए हैं, जो भी है गाइडलाइंस दी हैं, वो नेचुरल हजार्ड्स के ऊपर दिए हैं और नेचुरल डिजास्टर्स के ऊपर नहीं दिए हैं। तो क्या ये दोनों अलग हैं, क्या ये दोनों सेम है? अगर सेम है तो कैसे सेम है, अगर डिफरेंट है तो कैसे डिफरेंट है, बताओ। चलो, नेचुरल हजार्ड और नेचुरल डिजास्टर में क्या फर्क होता है बताओ। एक होता है प्राकृतिक खतरा और एक होता है प्राकृतिक दुर्घटना, राइट। तो दोनों में क्या फर्क है बताओ। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, कीप ज्वाइनिंग, जल्दी जल्दी से आते जाओ। अलग अलग हैं, ओके। अगर अलग अलग हैं तो किस तरीके से अलग हैं बताओ। सेम नहीं है, ओके। ये ना कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं, एक बार बोल दिया अलग अलग है और एक बार बोल दिया सेम नहीं है। मतलब हम लोगों को कोई चीज नहीं आती थी तो हम यही करते थे, नहीं पता होगा तो भी किसी कॉमर्स वाले बच्चे को बिठा दो, मतलब वो आपको आधा पेज तो लिख के दे ही देंगे, राइट। बस ये ऐसे घुमा फिरा के कि अलग अलग है और सेम नहीं है, राइट। अचानक हादसा होना, डिजास्टर जो एक्चुअल में हुआ है, और हजार्डस जो इंडिकेशन है डिजास्टर का, यस एग्जैक्टली। जैसे आप देखो, अगर हिंदी में आप देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। प्राकृतिक खतरा, तो हजार्ड क्या है, हजार्ड एक खतरा है, यानी कि किसी डिजास्टर के होने के चांसेस हैं,
राइट क्या है, ये किसी डिजास्टर के होने के चांसेस हैं, वेयर एज डिजास्टर क्या होता है, डिजास्टर एक्चुअली में वो दुर्घटना घट चुकी होती है। राइट क्या होता है, एक्चुअली में वो दुर्घटना घट चुकी होती है। अब इससे ना मुझे हमेशा एक इंसिडेंट याद आ जाता है। एक 10 साल की बच्ची थी, एक 10 साल की बच्ची थी, लिली नाम था वो बच्ची का। वो बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ जो है थाईलैंड में घूमने गई हुई थी, और वो और उसके पेरेंट्स ना फुकेट के बीच पे जो है बैठे हुए थे। राइट फुकेट के बीच पे वो लोग बाकी सारे टूरिस्ट के जैसे बिल्कुल रिलैक्स कर रहे थे। अब वहां पे वो जो छोटी बच्ची है उसने देखा कि जो पानी है, जो पानी का वेव्स है वो बैकवर्ड जा रहा है। राइट उसने क्या देखा, जो पानी का वेव है वो बैकवर्ड जा रहा है। तो उसको याद आ गया कि उसने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में, राइट उसने अपनी ज्योग्राफी क्लास में उसकी टीचर ने बताया था उसको कि जब भी सुनामी आने वाली होती है, जब भी सुनामी आने वाली होती है, तब जो पानी है वो किस तरीके से व्यवहार करता है, कैसा बिहेव करता है, उसको याद था। उसने क्या किया, अपने पेरेंट्स को अलर्ट किया, उसके पेरेंट्स ने जहाँ पे वो रह रहे थे वहां पे अलर्ट किया, और वहां पे जो गार्ड्स थे, वो बीच के आसपास जो गार्ड्स थे उनको अलर्ट किया। तो इससे क्या हुआ, सारे के सारे जितने भी वहां पे लोग थे, जितने भी वहां पे टूरिस्ट थे, सबको वहां से इवैक्यूएट किया गया, निकाला गया। और उसके ये जो सारी घटना हुई, ठीक है, ये जो सारी चीजें उसने की, उसके 1 आवर के बाद, 1 घंटे के बाद जो है वहां पे सुनामी पाई गई। राइट वहां पे क्या हुआ, वहां पे सुनामी आया। ये 2004 की बात है, 2004 की बात है। और जो पतोंग बीच है वो इकलौता एक ऐसा बीच था जहां पे सुनामी तो आई, राइट बाढ़ तो आई, वहां पे नुकसान भी हुआ, लेकिन ह्यूमन नुकसान नहीं हुआ, कोई भी ह्यूमन नुकसान नहीं हुआ, कोई भी इंसान मरा नहीं, किसी को भी जो है सीरियस इंजरी नहीं आई। राइट तो ये जो है देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है इन हजार्ड्स को समझो, बहुत अच्छे से समझो, और उस पर किस तरीके से रिएक्ट करना है उसको आप समझ पाओ। राइट तो हजार्ड क्या होता है, हजार्ड होता है मतलब आने का खतरा, ठीक है, खतरा। और डिजास्टर क्या होता है, एक्चुअल इम्पैक्ट, ठीक है, क्या होता है, वो एक एक्चुअल इम्पैक्ट होता है। राइट प्राकृतिक खतरा होता है बिजली का गिरना, और घटना होती है अचानक घट जाना। यस एग्जैक्टली। तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी वहाँ पे पतोंग बीच पे बहुत ज़्यादा फेमस है। अब क्योंकि मैं रिसेंटली थाईलैंड गई थी तो वहाँ से मुझे ये पता चला कि ये एक्चुअल स्टोरी है। एंड अगर आप लोगों को याद होगा तो 2004 में एक्चुअली में बहुत सारे जगहों पे जो है बाढ़ आई थी, बहुत सारे जगहों पे फ्लड्स आई थी, बहुत सारे ऐसे एशियन कंट्रीज थी, मतलब जो एशिया है वो एशिया 2004 में बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट हुआ था उसको वाटर से। राइट अब अगर आप लोगों को भी याद होगा, जैसे मुझे याद था, ये मेरा स्कूल का टाइम था। राइट ये मेरा स्कूल का टाइम था, एंड आई रिमेम्बर कि मेरा स्कूल जो है पूरा पानी पानी हो चुका था, पूरा फ्लड से मतलब भर चुका था। इतना पानी था कि हमारे फर्स्ट फ्लोर तलक भी जो है पानी जमा हो गया था। राइट और हमारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा एकदम टेंस फील कर रहे थे। राइट लेकिन कैसे कैसे वो हमारे स्कूल वालों ने हम लोगों को वहां से स्कूल से बाहर निकाला था। और अब वहां पे हमारे स्कूल के पीछे साइड से उन्होंने हमको बाहर निकाला, वहां पे एक छोटा सा पॉट होल था। राइट छोटा सा एक खड्डा था, क्योंकि बारिश था और बहुत जगह हर जगह पानी पानी था, तो मुझे वो दिखाने आया। आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरा एक पैर उसके अंदर गिर गया था, तो मेरा एक पैर अंदर और मैं एक पैर बाहर, और मैं बैठ के ऐसे रो रही थी वाई, बिकॉज मुझे बचाने वाला कोई नहीं था वहां पे। तो ये जो है ये घटना इसीलिए मेरे को स्ट्राइक कर जाती है, वाई बिकॉज एक्चुअली मैं वहां पे थी। तो 2004 में सच में ये चीज हुई थी, एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी। राइट तो ऐसा भी होता है। राइट चलो तो अभी जो है हम लोग नेचुरल डिजास्टर से जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है सबसे पहला डिजास्टर जो आता है वो है एवलांच। ठीक है सबसे पहला डिजास्टर है एवलांच। अब आप लोग मुझे बताओ कि जो एवलांच है वो क्या होता है, जो एवलांच है वो क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है। राइट कितने टाइप्स का होता है वो भी आप मुझे बताओ। चलो 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 जल्दी बताओ। उड़ीसा में 1999 में आया था। ओके मैम हमारे स्कूल के सामने बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था, हम 24 आवर्स के लिए लॉक थे। बाप रे। चलो हिमकलन। यस जो एवलांच है, एवलांच होते हैं हिमकलन। अब ये मुझे भी पता है, आप लोग मुझे बताओ कि हिमकलन एक्चुअली में होता क्या है। राइट क्या होता है ये एक्चुअली में।
देखो ये जो है ये क्या होता है, जो स्नो होती है, ठीक है, मास ऑफ स्नो मतलब बहुत ही बड़ी मात्रा में जो स्नो है या स्नो के जो रॉक है, आइस है, सॉइल है, वो क्या करती है, वो स्लाइड होने लगती है, वो गिरने लगती है, वो शिफ्ट होने लगती है किसी भी माउंटेन के साइड से, राइट। क्या होने लगता है, ये किसी भी माउंटेन के साइड से क्या होती है, शिफ्ट होती है। अब ये यहाँ पे इतनी ज्यादा नहीं पाई जाती है, ये बहुत ज्यादा जो है यूरोपियन कंट्रीज में पाई जाती है, राइट। अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका में भी बहुत बार एवलांचेस आ जाते हैं, राइट। ये क्या होता है, क्योंकि वहां पे कंटिन्यूसली जो है स्नोफॉल हो रही रहती है, राइट, वहां पे कंटिन्यूसली बर्फ पड़ रही रहती है, तो उससे क्या होता है, जितने भी माउंटेन्स है, राइट, जितने भी माउंटेन्स है उसमें जो है बर्फ की लेयर्स ऐसे जमा होती जाती हैं, राइट। अब ऐसे लेयर्स हैं, ये लेयर्स क्या हो रही हैं, जमा होते जा रही हैं। तो जब ये बहुत टाइम के लिए जमा हो जाती है तब तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, बहुत ज्यादा फर्म हो जाती है, राइट। लेकिन जब अगर वो जो स्नोफॉल है वो न्यू हुई है, वो रिसेंटली जो है स्नोफॉल हुई है, और किसी चीज के वजह से अगर वहां पे माउंटेन में जो है ट्रिगर हो जाता है, ठीक है, अगर वो माउंटेन ट्रिगर हो जाता है किसी भी चीज की वजह से, अब वो बहुत सारी चीजों की वजह से होती है, जैसे आप लोग जो है कभी किसी जो बर्फ के माउंटेन पे चले जाओ, बहुत सारी विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है, राइट। वहां पे क्या होती है, विंटर की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है, जैसे कि उसमें से एक है स्की करना, राइट। जितने भी लोग स्की चलाते हैं तो उससे भी क्या होता है, बहुत बार जो है एवलांचेस ट्रिगर हो जाते हैं। तो ये जो बर्फ थी, जो बर्फ बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, और अगर आपने गलती से जो आपकी स्की है वो गलती से वहां चली गई, तो उस पूरे के पूरे हिस्से का, पूरे के पूरे एरिया का जो बर्फ है वो नीचे आ जाएगा, राइट। क्या होगा, पूरा का पूरा बर्फ जो है वो नीचे आ जाएगा, और उससे बहुत सारा जो है क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नीचे जो जमीन पे गांव है, बहुत सारे गांव के गांव भी क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को क्या पढ़ना है कि ये कितने टाइप्स का होता है, राइट। क्या कोई बता सकता है कि ये कितने टाइप्स का होता है। एवलांचेस मतलब स्लाइडिंग ऑफ स्नो, यस, क्या ये होता है, ये लैंडस्लाइड होता है। लैंडस्लाइड में लैंड नहीं होके खाली स्नो होती है, जो पूरी की पूरी नीचे आ जाती है, पूरी की पूरी क्या हो जाती है, ग्लाइड हो जाती है, ठीक है। अब इसमें ना बहुत बार माउंटेन का शेप पे भी जो है डिफर करता है। अभी जैसे देखो, अगर कोई माउंटेन है, ठीक है, अगर कोई माउंटेन है उसका एंगल जो है बहुत अच्छा है, ठीक है। अब अगर किसी का माउंटेन का एंगल ऐसा है तो यहाँ पे अगर वो गिरती भी है ना तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता है। वेरएस अगर कोई माउंटेन एकदम स्टीप है और एकदम शार्प है, और यहाँ से अगर एवलांचेस हुए, यहाँ से अगर स्नो गिरता है, तो बहुत स्पीड में वो जो बर्फ है वो आती है और बहुत ज्यादा नुकसान भी करती है, राइट। ऐसा माना जाता है कि एस्टिमेटेड 30 to 45 डिग्री का अगर एंगल होगा किसी माउंटेन का, तो वहां पे जो है एवलांचेस होने के खतरे बहुत ज्यादा होते हैं, राइट। यस एग्जैक्टली, आप जो है ऐसे जगहों पे शाउट भी नहीं कर सकते, मतलब आप ऐसे जगहों पे चिल्ला भी नहीं सकते। वाई, बिकॉज आप लोगों को पता होगा कि माउंटेन्स में क्या होते हैं, इको होता है, राइट। आपका जो साउंड है वो वाइब्रेट होता है, यानी कि वो क्या करता है, वो माउंटेन्स को स्ट्राइक करता है, और स्ट्राइक करके आपके पास वापस आता है। तो जब वो हिट करेगा ना, आपका जो वॉइस है वो हिट करेगा अगर माउंटेन्स को, तब भी एवलांचेस हो सकते हैं, तब भी जो है हिमकलन आ सकते हैं, राइट। तब भी क्या होते हैं, वो हिमकलन आ सकते हैं। अभी टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है, टू टाइप्स का होता है, एक होता है स्लफ, ठीक है, एक होता है स्लफ और एक होता है स्लैब, ठीक है। अब स्लफ क्या होता है, स्लफ मतलब ये जो गीली हल्की हल्की, जिसमें बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, मतलब सॉफ्ट स्नो जो है जब वो गिरती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्लफ बोलते हैं। और जब एकदम लार्ज माउंटेन, यानी कि पूरा का पूरा माउंटेन, ठीक है, एकदम पूरा का पूरा माउंटेन, मान लो ये पूरी की पीक ही नीचे आ गई, राइट, क्या हो गई, ये पूरी पीक ही नीचे आ गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्लैब बोलते हैं, राइट। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्लैब बोलते हैं। अब अगर याद करना हो तो इसको आप कैसे, जैसे किसी को भी स्लैब मारना मतलब क्या, चाटा मारना होता है, राइट। तो इसमें आप ऐसे समझ सकते हो कि जो माउंटेन है, अब जब चाटा लगता है तो बहुत जोर से लगता है, राइट। तो जब माउंटेन का पूरा पीक नीचे आके गिर जाएगा तब कितना जोर से लगेगा, राइट, तब क्या होगा, कितना जोर से लगेगा। मैम सेकंड पेपर में सिंधी सब्जेक्ट पढ़ाओगे क्या आप? नहीं डियर, आई एम सो सॉरी, मुझे सिंधी बोलने तो आती है लेकिन पढ़ने लिखने नहीं आती है, राइट। पढ़ने लिखने मुझे नहीं आती, तो वो मैं नहीं पढ़ा सकती, ठीक है। मेरा सेकंड पेपर मैनेजमेंट है। चलो,
तो ये दो टाइप्स होते हैं, ये दो टाइप्स को याद रखना, राइट। अब जो बहुत ज्यादा लार्ज जो माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, और उसमें से जो पीक्स गिरती हैं, राइट, उसमें से जो एवलांचेस होते हैं, उसमें से जो स्नोफॉल होती है वो मिलियन टन्स की भी हो सकती है, मतलब इतना ज्यादा जो है उसका वजन हो सकता है, और वो इतनी स्पीड से चल सकती है कि वो 320 किलोमीटर एक घंटे की रफ्तार से जो है चल सकती है, राइट। ये क्या हो सकती है, 320 मीटर की रफ्तार से क्या हो सकती है, चल सकती है, राइट। अब देखो ऐसा कुछ होता है एवलांचेस में, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक ट्रिगर हुआ, जितनी भी सॉफ्ट हमारी स्नो थी वो आकर ऐसे फॉल होने लगी, राइट। वो क्या होने लगती है, वो धीरे धीरे फॉल होने लगती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एवलांचेस बोलते हैं, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एवलांचेस बोलते हैं। समझ आया, एक बार समझ आया गया तो यस करके बता दो फटाफट से। चलो एक बार समझ में आ गया हो तो यस करके बता दो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो कवर करनी है। अब आई सी कि मैं कितना इसमें कवर कर पाती हूँ, राइट। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब जो नेक्स्ट हमारा डिजास्टर है, जो नेक्स्ट हमारा हज़ार्ड है, वो आता है कोस्टल फ्लडिंग, राइट। वो क्या होता है, कोस्टल फ्लडिंग। अब कोस्टल फ्लड क्या है, जैसे आप सब लोगों को समझ में आ रहा है कि समुद्र के तट पे जितने भी लोग रहते हैं, ठीक है, समुद्र के तट पे अगर कोई रह रहा है और वहां पे अगर बाढ़ आ रही है, वहां का अगर जो मान लो कुछ भी रिवर है, बीच है, जो भी चीज वो ओवरफ्लो हो रही है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कोस्टल फ्लडिंग बोलते हैं, राइट। उसको हम क्या बोलते हैं, कोस्टल फ्लड बोलते हैं। ये क्यों होता है, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से भी होता है, राइट। हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है, उसके वजह से होता है। हमारा जो पूरा ग्लोब है, हमारा जो पूरा अर्थ है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, राइट। यानी कि हमारा जो ग्लोब है, हमारा जो अर्थ है वो हीट हो रहा है, राइट। वो क्या हो रहा है, वो गर्म हो रहा है। गर्म होने के वजह से भी जो है ये कोस्टल फ्लड्स जो हैं वो होते हैं, राइट। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हमारी ड्राई एयर होती है ना, जो हमारी ड्राई एयर होती है, अब ये ड्राई है, राइट। तो इसमें पानी को जो है कैप्चर करने का, इसमें नमी को कैप्चर करने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, राइट। इसमें क्या है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए जो है कोस्टल एरियाज में बहुत बार फ्लड आ जाती है, राइट। ये क्या होती है, ड्राई और लो लाइंग लैंड्स होते हैं, जो नीचे की तरफ लैंड होते हैं, अगर वो सबमर्ज हो जाते हैं सी वाटर में, यानी कि अगर वो सी वाटर से मिल जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कोस्टल फ्लडिंग बोलते हैं। ये भी 3 तरीके की हो सकती है, राइट। एक तो रिवर फ्लडिंग होता है यहाँ पे, जहाँ पे जो हमारी नदियां हैं, जो रिवर्स हैं, वो फ्लड कर लेती हैं, राइट, वो फ्लड कर लेती हैं। नेक्स्ट होता है फ्लैश फ्लड। नेक्स्ट क्या होता है, फ्लैश फ्लड। अब ये फ्लैश फ्लड क्या है, तो जितने भी लोग अगर यहाँ पे मुंबई से हैं, राइट, अगर कोई यहाँ पे मुंबई से है तो उनको पता होगा कि फ्लैश फ्लड क्या होता है। फ्लैश फ्लड ये होता है कि जब हमारी बारिश बहुत ज्यादा मात्रा में पड़ती है, राइट, यहाँ पे कोई रिवर बाहर नहीं आ रही है, यहाँ पे कोई बादल नहीं फटा है, लेकिन जो पानी भर जाता है, हमारे रास्तों में पानी पड़ जाता है, ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फ्लैश फ्लड बोलते हैं। ये जो मुंबई कर्ज है ना, उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ, राइट। और नेक्स्ट तो आप लोगों को पता ही है कि कोस्टल फ्लडिंग होते हैं, यानी कि कोस्ट पे जो लोग रहते हैं वो फ्लड जो है उसको एक्सपीरियंस करते हैं, वो फ्लड को देखते हैं, राइट। अब इसके लिए हम कर क्या रहे हैं, राइट, इसकी मिटिगेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसकी मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज भी वो लोग आपसे पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल है, राइट, जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल है, जो ग्रीन हाउस गैसेस के वजह से होता है, तो आपको याद रखना है कि ये जो है क्योटो प्रोटोकॉल से किस तरीके से इंटर रिलेटेड है। वाई, बिकॉज इसका एक रीजन है कि हमारा जो ग्लोब है वो हीट हो रहा है। तो वो हीट क्यों हो रहा है, वो हीट ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की वजह से हो रहा है। तो इसमें एक तो है कि आप क्या कर सकते हो, क्योटो प्रोटोकॉल की ट्रीटी है जो हमारे गवर्नमेंट ने दी हुई है, राइट। नेक्स्ट क्या आप लोग कर सकते हो, आप जो अपना कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, आपके जितने भी कंस्ट्रक्शन है वो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो कि जो फ्लड्स हैं वो फ्लड ना आ पाए, ठीक है, या फिर अगर आती भी है तो इम्पैक्ट ना हो। जैसे अगर कोई भी कोस्टल एरियाज में रह रहा है, राइट, तो इंस्टेड वो उनका जो घर है, उनका जो बिल्डिंग है, उनकी जो स्ट्रक्चर है, वो नीचे से बनाने के बजाय वो लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। वो लोग उनके घर जो है हाई राइज पर बना सकते हैं, यानी कि वो लोग अपने घर जो है ऊंचाई पर बना सकते हैं, राइट। वो लोग क्या कर सकते हैं, ऊंचाई पे बना सकते हैं। दूसरा, आप क्या कर सकते हो, फ्लड के लिए बैरियर्स लगा सकते हो,
हो, राइट। क्या कर सकते हो, फ्लड के लिए बैरियर्स लगा सकते हो। जैसे अगेन अगर कोई मुंबई में है तो उनको पता होगा कि जैसे हमारा मरीन ड्राइव है, राइट, क्या है हमारा मरीन ड्राइव है, तो मरीन ड्राइव में भी क्या है, चारों साइड से वहां पे जो है बहुत बड़े बड़े वॉल्स हैं, राइट, क्या लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े वॉल्स लगे हुए हैं, जिससे जो है बहुत कम चांसेस होते हैं कि वहां का जो अंदर का पानी है वो बाहर आ सके, राइट, वो अपनी सीमाएं से जो है बाहर आ सके, ठीक है। तो एक तो आप ये कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट आप आपके जगहों पे मैनग्रोव्स लगा सकते हो, राइट, क्या लगा सकते हो, मैनग्रोव्स को लगा सकते हो। ना व्हाट इज मैनग्रोव्स, मैनग्रोव्स क्या होते हैं, तो मैनग्रोव्स एक ऐसी चीज होती है, मैनग्रोव्स क्या होती है, एक ऐसी मान लो यहाँ पे आपका पानी है, राइट, यहाँ पे आपका पानी है, पानी के अंदर भी, ठीक है, पानी के अंदर भी और पानी के बाहर भी जो है बहुत सारी ट्रीज होती हैं, राइट, ये क्या होती हैं, बहुत सारी ट्रीज होती हैं, एक स्पेसिफिक तरीके की ट्रीज होते हैं। और ये ट्रीज क्या कर रही हैं, ये ट्रीज वहां की जो मिट्टी है, ठीक है, जो सॉइल है और जो वाटर है, उस वाटर को क्या करती है, वो पकड़ के रखती है, ठीक है, जमा करके रखती है, जो पानी को अपनी सीमा से बाहर आने नहीं देती, राइट, वो क्या करती है, पानी को अपनी सीमा से बाहर आने नहीं देती, राइट। तो अब फिर से एक बात हम सब करके बता दो, कोस्टल फ्लडिंग समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं, राइट। तो क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इट टेक्स 50+ years टू ग्रो, यस एग्जैक्टली। चलो अब जो है नेक्स्ट की तरफ आते हैं। मैनग्रोव्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो एक ऐसा इकोसिस्टम है, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ मार्शी एरियाज ही हो, राइट, कुछ भी हो सकता है, वो श्रब्स भी हो सकते हैं, वो श्रिम्प्स भी हो सकते हैं, वो स्वैम्प्स भी हो सकते हैं, राइट, कुछ भी हो सकता है। बस मैनग्रोव एक ऐसी जगह है जहाँ पे पानी है और पानी के आसपास बहुत सारी आप लोगों को ट्रीज दिख रही हैं, स्पेसिफिक तरीके की ट्रीज होती हैं जो जितनी ऊपर है उतनी पानी के नीचे भी हैं, राइट, उनकी जो जड़ें हैं जितनी ऊपर होती हैं उतनी नीचे भी हैं, वो नीचे से भी उतनी बड़ी और उतनी ही स्ट्रांग होती है, राइट। चलो चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट जो डिजास्टर है वो क्या है, ये है अभी जो हम लोगों ने देखा, राइट, ठंडी कोल्ड वेव जो हम लोगों ने देखा। तो जब भी आपकी कोल्ड वेव होती है, आपको जो है आपके लिए जो खाना वगैरह उसको स्टॉक करके रखना चाहिए, जो आपके पास पेट्स हैं उनके लिए आप लोगों को खाना जो है स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, राइट, खुद को बहुत अच्छे से आपको कवर करके रखना चाहिए, राइट, फेस को आपको कवर करना है ताकि आपका जो है इंटरनल सिस्टम खराब नहीं हो, राइट। अगर आपके पास कुछ गीले कपड़े हैं उनको मत यूज करो, हाइड्रेटेड रखो खुद को, गर्म ड्रिंक्स आप लोग पीते रहो, राइट। अगर आप लोगों को कुछ बहुत ज्यादा ठंडी होती है तो आप लोगों को शिवरिंग फील हो सकती है, आपका मेमोरी लॉस भी उससे हो सकता है, राइट, आपको देखो इस तरीके के फ्रॉस्ट ब्राइट्स जो हैं हो सकते हैं अगर बहुत ज्यादा ठंड है आपके यहाँ पे तो, राइट। और अगर ऐसी कभी कोई सिचुएशन आती है तो आप लोग अपने जो है नियरेस्ट हॉस्पिटल में जा सकते हो या फिर 108 को डायल कर सकते हो। और ये कौन अवेयरनेस फैला रहा है इसके ऊपर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट, तो एक ऐसी अथॉरिटी है जो ऐसे टाइम पे, ठीक है, जो लोकल हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जो लोकल हजार्ड्स होते हैं, जो लोकल डिजास्टर्स होते हैं, ऐसे पॉइंट पे क्या करती है, वो अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करती है। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो दी है वो किसने दी है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। और इसको टेक्निकली सपोर्ट कौन कर रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, दैट इज इन गांधीनगर, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार देख लेना, ठीक है। चलो ठीक है, चलो अब ठंड कितनी हो रही है ये तो आप लोगों को पता ही होगा, राइट। हम लोगों ने अभी रिसेंटली देखा कि बहुत सारे जगहों पे जो है बहुत ज्यादा ठंड हम लोगों ने जो है फेस करी है, राइट। अभी आप लोग भी बहुत बोल रहे थे कि मैम बहुत ठंडी है, हमारे यहाँ पे बहुत ठंडी है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, राइट। तो ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कोल्ड वेव बोलते हैं, राइट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कोल्ड वेव बोलते हैं, राइट, कोल्ड वेव बोलते हैं। जो इस बार, ठीक है, दैट इज इन 2022 में जो है बहुत ज्यादा, मतलब बहुत सारे ईयर्स में 8 to 10 ईयर्स में जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी ज्यादा ठंड जो है बहुत सारे जगहों पे फील करी गई थी, राइट, बहुत सारे जगहों पे जो है फील करी गई थी। और जो 25 दिसंबर का डे था, राइट, जो हमारा क्रिसमस का डे था, जो हमारा क्रिसमस का डे था वो लास्ट 8 ईयर्स में सबसे कोल्डेस्ट था, यानी कि सबसे ठंडा क्रिसमस हम लोगों ने इस बार मनाया, दैट वाज इन दिसंबर 2022,
राइट, दैट वाज इन दिसंबर 2022। और इस बार तो जो केसेस हैं वो इतने ज़्यादा एक्सट्रीम हो गए राजस्थान में भी, ठीक है, राजस्थान में जब जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी देखी जाती है वहाँ पे तो मतलब 0.0 डिग्री सेल्सियस पाया गया, राइट, 0.0 डिग्री सेल्सियस पाया गया। वहाँ के एक छोटी सी जगह है चूरो करके, राइट, वहाँ की एक छोटी सी जगह है चूरो करके वहाँ पे, राइट। और अगर मैं बात करूं राजस्थान में माउंट आबू से अगर कोई है तो उनको पता होगा इस बार दिसंबर में और जनवरी में उन्होंने जो है स्नोफॉल को एक्सपीरियंस करा है। क्या है, स्नोफॉल को उन्होंने एक्सपीरियंस करा है। तो अगर आपको जो है जो टीचर हैं जो आप लोगों को करंट अफेयर्स कराते हैं, राइट, जो आपको करंट अफेयर्स कराते हैं, बिकॉज ये देखो ये जो है कोल्ड वेव्स, ये दो टॉपिक्स आपकी कवर कर रहा है। एक तो ये रिसेंट फिनोमेना है, राइट, ये रिसेंट फिनोमेना है तो ये आपका करंट अफेयर्स भी हो गया, प्लस ये जो है एक डिजास्टर भी है, राइट। क्या है, एक डिजास्टर भी है या फिर मैं बोलूँ ये एक हजार्ड भी है, राइट। तो अगर आपको ये चीज कवर नहीं करवाई गई है तो एक बार जो है उनसे बोल देना कि आपको अच्छे से जो है इसको कवर कराएं, राइट, क्या करें, आपको अच्छे से जो है इस चीज को कवर कराएं, राइट। इट मस्ट बी वेरी क्लाउड इन नॉर्थ देन, हाँ बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। अब देखो इसका रीजन क्या है, ठीक है, इसका रीजन क्या है, आप लोग समझो कि जब भी हमारे यहाँ पे ठंड का सीजन आता है, राइट, जब भी हमारे यहाँ पे ठंड का रीजन आता है, जो हमारी जो हवाएं हैं, राइट, हमारी जो हवाएं हैं वो हवाएं अपना रुख बदलती हैं और जो मेडिटेरियन सी है हमारी, ठीक है, मेडिटेरियन सी है जो यूरोपियन कंट्रीज से होते हुए आती है, तो वो जो है इस बार आके नॉर्थ को हिट करी है, हमारा जो नॉर्थ है इस बार आके हिट करी है। और इन विंड्स का क्या, जो हमारी नॉर्थ वेस्टर्नली विंड्स होती है उनका क्या एक खासियत होती है कि जितनी ज्यादा विंड होगी ना, जितनी ज्यादा हवा होगी उतनी ज्यादा आपको क्या लगेगी, ठंड लगेगी। हो सकता है कि आपका जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा नहीं हो, ठीक है, 10, 14, 15 ये टेम्परेचर पे जो है नॉर्मल हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, इतनी ज्यादा हम लोगों को ठंड नहीं लगती है। बट अगर यहाँ पे हवाएं बहुत ज्यादा होंगी, अगर ये एरिया विंडी बहुत ज्यादा होगी, हवाएं अगर वहाँ पे बहुत ज्यादा होंगी तो आपको क्या लगेगी, आपको ठंड भी बहुत ज्यादा लगेगी, राइट, आपको क्या लगेगी, आपको ठंड भी बहुत ज्यादा लगेगी। और ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, ये एक रिपोर्ट से बता रही हूँ, जो रिपोर्ट दी थी आईटीसी ने, राइट, जो रिपोर्ट दी थी हमारे आईटीसी ने हमारी रिपोर्ट दी थी, दैट इज इंटरट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन, सॉरी, इंटरट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन ने जो है ये रिपोर्ट जारी की थी। और अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग इस रिपोर्ट को जाके पक्का से जो है एक बार चेक कर लेना, ठीक है, पक्का से जो है एक बार इसको चेक कर लेना। 2-3 दिन बहुत ज्यादा ठंडी फील हुई थी, वो क्यों थी, बिकॉज वहाँ पे जो हवाएं हैं वो हवाएं कहाँ से आ रही थी, वो मेडिटेरियन सी से होते हुए आ रही थी, जो हमारे यूरोपियन कंट्रीज से आती हैं, राइट। तो अगर आपका जो है ये टॉपिक कवर नहीं हुआ है करंट अफेयर में तो वो भी आप लोग जो है एक बार कवर करवा लेना, ठीक है। कहाँ से आई थी, ये वेस्टर्ली विंड्स थी जो नॉर्थ वेस्ट से आई हुई थी, जो कि चल रही थी 5 to 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। इससे क्या हो रहा था, हमारा जो टेम्परेचर था वो टेम्परेचर में डिप आया था, ठीक है, हमारा जो टेम्परेचर था वो डाउन गया था। इसके अलावा बहुत ज्यादा फॉग देखने को मिल रही थी, लाइट, लंबे ड्यूरेशन के लिए जो है फॉग वैसे दिख रही थी। अगर आप लोग देखो सुबह को 6-7 बजे के बाद जो है फॉग चली जाती है, लेकिन अभी जो ठंडी थी वहां पे 10 बजे तक भी जो है फॉग को देखा गया था। हमारी जो सनलाइट है वो सनलाइट जो है हमारे अर्थ पे जो है स्ट्राइक नहीं कर पा रही थी, जिससे हमारा जो रेडिएशन का बैलेंस है वो बैलेंस जो है बिगड़ गया था, वो बैलेंस पे क्या हो गया था, इफेक्ट हो गया था, राइट, उस बैलेंस पे क्या हो गया था, इफेक्ट हो गया था, ठीक है। अब समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप कर दो तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हम नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। यस, ITZ होता है इंडियन ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन, स्ट्राइक नहीं हो रहा था, राइट। क्या होता है, ITCZ होता है, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद कर लो अगर आप लोगों को पता है तो इट्स वेरी गुड, ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन, ठीक है। चलो
वेरी गुड। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आता है हमारा ड्रॉट, ठीक है। अब ड्रॉट सब लोगों को पता होता है, ड्रॉट क्या है, सूखा पड़ जाना, राइट। ड्रॉट क्या है, सूखा पड़ जाना। जब कोई ऐसी एरिया है, ठीक है, जब कोई ऐसी एरिया है जिसमें रेनफॉल बहुत ज्यादा समय तक नहीं आ रहा है, मतलब लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक अगर वहां पे जो है बारिश नहीं देखी जा रही है, तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे सूखा पड़ जाता है, राइट। वहां पे क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। वेराज जब आप रेन में देखो तो रेन में हम लोगों को क्या लगता है, बहुत सारी ब्यूटीफुल चीजें दिखती हैं, राइट। बहुत सारे बर्ड्स आ जाते हैं, पीकॉक्स आ जाते हैं, रेनबोज जो है वो निकलती हैं, राइट। तो रेन हम लोगों को जब बहुत टाइम तक के जो ब्यूटीफुल नज़ारे हैं, ठीक है, वो नहीं देखने को मिलते हैं और इसका बिल्कुल ऑपोजिट ही कोई सिनेरियो आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ड्रॉट बोलते हैं। अब यहाँ पे जो है इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका जो ऑनसेट होता है वो बहुत स्लो होता है, राइट। जैसे अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनो आ गया, ठीक है, ये अचानक से आके हिट नहीं करता आपको, ठीक है, ये क्या करता है, अचानक से आके हिट नहीं करता है, ये स्लो ऑनसेट होता है। तो अगर आप लोगों ने कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा तो आपको पता होगा कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जहाँ पे एनटीए ने पूछा था कि कौन सा ऐसा डिजास्टर है जिसके आने की हमको खबर नहीं लगती, राइट, जिसके आने की क्या होती है, हमको खबर नहीं लगती है। तो उसका आंसर ड्रॉट था। वाई, बिकॉज ये स्लो ऑनसेट होता है, धीरे धीरे आता है। ड्रॉट में परिवर्तन, जब बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस देखने को मिलती है ना, तब पता चलता है कि हाँ यहाँ पे क्या होने वाला है, सूखा होने वाला है, राइट। क्या होने वाला है, यहाँ पे सूखा होने वाला है, राइट। इससे क्या होता है, हमारा जो सॉइल है, हमारी जो सॉइल है वो ड्राई होने लगता है, वहां की जो मिट्टी है वो इरोड होने लगती है, राइट। क्या होने लगता है, मिट्टी इरोड होने लगती है, ठीक है। अब लास्ट 2 इयर्स में, ठीक है, जो लास्ट 2 इयर्स है वहां पे ऐसा बोला जाता है कि 23 ऐसी कंट्रीज है जिसमें आने वाले टाइम में ड्रॉट्स बहुत ज्यादा दिखने वाले हैं, राइट, जिसमें आने वाले टाइम में ड्रॉट्स बहुत ज्यादा दिखने वाले हैं, जिसमें इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इट। इंडिया जो है वो 23 ऐसी कंट्रीज में आती है जहां पे हम लोग जो है आने वाले समय में, इस सेंचुरी के एंड में, राइट, इस सेंचुरी के एंड में जो है बहुत ज्यादा ड्रॉट्स हम लोग देखने वाले हैं, राइट। क्या करने वाले हैं, बहुत ज्यादा ड्रॉट्स हम लोग देखने वाले हैं। अब इससे क्या होता है, ये एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, राइट, लेकिन इस पे जो है हमारे ह्यूमन लाइफ पे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, प्लस एज अ नेशन भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। वाई, बिकॉज क्रॉप्स ग्रो नहीं हो पाते, ठीक है, क्रॉप्स ग्रो नहीं हो पाते, तो जो जीडीपी है हमारा वो भी क्या होने लगता है, ड्रॉप होने लगता है, वो भी क्या होने वाला है, फॉल होने लगता है। और बहुत कम नहीं होता, 2 to 5% हमारी जो है जीडीपी अगर एक बार ड्रॉट आता है तो उससे इफेक्ट पड़ती है, राइट। क्या होता है, उससे इफेक्ट पड़ती है। डिफिकल्ट टू ट्रेस होता है, यस, डिफिकल्ट टू ट्रेस होता है। वाई, बिकॉज उसका ऑनसेट जो है स्लो होता है, ठीक है। क्या होता है, उसका ऑनसेट स्लो होता है। ये बहुत सीरियस इम्पैक्ट करता है हमारी हेल्थ पे, हमारे एग्रीकल्चर पे, हमारी इकोनॉमी पे और एनर्जी कंजर्वेशन पे, राइट। किस पे, एनर्जी कंजर्वेशन पे। अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं बताओ, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने जो है हर एक से क्योटो प्रोटोकॉल देखा, राइट, हर एक से जुड़ी हुई कोई ना कोई मिटिगेशन से जुड़ी हुई जो है एक पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है। तो ऑफ कोर्स ड्रॉट्स के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ तो किया होगा, राइट, ड्रॉट्स के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ तो किया होगा। मुझे एक बार कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि वो क्या है, राइट, वो क्या है, जल्दी से लिख के बताओ। यस यस यस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर फॉरेस्ट। आप लोग थोड़ा क्लोज हो, ठीक है, थोड़ा सा क्लोज हो, सस्टेनेबल से रिलेटेड ही है, बट दैट इज व्हाट यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस। अब याद आया कुछ, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को इसी तरीके से पढ़ाई करनी है जब भी आप नेचुरल डिजास्टर्स को पढ़ रहे हो, राइट। उसके रीजंस क्या हैं, उसके सोर्सेस क्या हैं, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, प्लस गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या किया है, कोई पॉलिसी लेकर आई है, कोई रूल लेकर आई है, या कोई कमेटी है जो उसके ऊपर काम कर रही है, राइट। इन सारी चीजों को आपको क्या करना होता है, इन सारी चीजों को आपको कवर करना होता है, राइट।
अब मुझे नहीं लगता हम बहुत सारी चीज़ों को कवर कर पाएंगे, ठीक है। फिलहाल अर्थक्वेक को हम लोग कवर करते हैं, देन लेट्स सी कि कितना हमारे पास टाइम बचता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है अर्थक्वेक, दैट इज भूकंप, ठीक है, मेरा फेवरेट, बहुत बहुत फेवरेट। अब आप लोग मुझे बताओ कि अर्थक्वेक्स जो हैं वो क्या होते हैं, जो भूकंप है वो क्या होता है, कैसे आता है, क्यों आता है, और आपको इसके रिलेटेड क्या क्या चीज़ें पता है। वाई? बिकॉज अर्थक्वेक बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 7 से 8 बार जो है, हर बार डिजास्टर से अगर उसको कुछ पूछना होता है एनटीए को, तो वो अर्थक्वेक को पहले उठाता है। ये अर्थक्वेक उसका बहुत जो है ना फेमस टॉपिक है, बहुत उसका फेवरेट टॉपिक है, राइट। चलो तो बताओ अर्थक्वेक के बारे में आपको क्या पता है, अर्थक्वेक के बारे में आपको क्या पता है, बताओ। मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, सिंपल, यस। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता, जैसे हम लोगों ने जो है एनवायरनमेंट के स्टार्टिंग में क्या था, बहुत सारे स्फेयर्स होते हैं, राइट। उस स्फेयर में एक क्या था, उस स्फेयर में था लिथोस्फीयर, राइट, लिथोस्फीयर जो कि था लैंड से रिलेटेड, राइट। तो ये जो भी हमारा लिथोस्फीयर, जो भी हमारा लिथोस्फीयर है, वहां पे क्या पाई जाती है, वहां पे पाई जाती हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स, ठीक है। क्या पाई जाती हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट। यानी कि अगर मैं बोलूं, आप देखो हमारा जो ग्लोब है, राइट, वो ग्लोब कैसे बना हुआ रहता है, जो है ये कोर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा क्रस्ट होता है, राइट, यहाँ पे क्या होता है, हमारा क्रस्ट होता है, और बीच में क्या है, बीच में है बहुत गर्म लावा, राइट। क्या है, लावा बोल सकते हैं, या फिर हम उसको मैग्मा बोल सकते हैं, राइट, जो बहुत गर्म होता है, बहुत हीटेड होता है। तो जो हमारा क्रस्ट है, राइट, तो जो हमारे अर्थ का ऊपर का क्रस्ट है वो बिल्कुल फर्म नहीं है, वो हमारे किसी बिल्डिंग की तरह किसी चीज से जुड़ा हुआ नहीं है, राइट। हम क्या कर रहे हैं, हम जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं, अलग अलग जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट होती है, उसके ऊपर जो है हम रिलाई करते हैं। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि जो हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट होता है, ठीक है, ये जो क्रस्ट होता है वो इतना पतला होता है कि एक एप्पल को अगर आप कट करोगे तो ऊपर से उसका जो छिलका होता है, जो उसका पील होता है, वो होता है लिथोस्फेरिक प्लेट। मतलब इतना ज्यादा वो पतला होता है, राइट। क्या होता है, इतना ज्यादा वो पतला होता है। तो बहुत बार क्या होता है, ये जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट है, इनमें कंटिन्यूअस मूवमेंट होने लगती है, राइट, बिकॉज ये फर्म नहीं है, बिकॉज ये किसी चीज पर टिकी हुई नहीं है, तो इन पे हमेशा ही मूवमेंट्स होती है। तो जब भी दो प्लेट्स हैं, तो दो प्लेट्स या तो देखो कभी इस तरीके से स्लाइड हो सकती हैं, राइट, या फिर बहुत बार वो लोग एक दूसरे के साथ साइड ब्लास्ट हो सकती है, या फिर वो क्या कर सकती है, कभी कभार एक दूसरे से टक्कर खा जाती है और एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, राइट। तो जब भी ऐसी मूवमेंट होती है दो लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बीच में, राइट, दो लिथोस्फेरिक प्लेट्स में, जब वो स्लाइड पास हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, स्लाइड पास हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो है हल्के से लग के चले जा रहे हैं, तो क्योंकि ये प्लेट्स हैं, ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये जो प्लेट्स हैं हमारी, जो टेक्टोनिक प्लेट्स भी इनको बोलते हैं, इनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स भी बोलते हैं। तो ये जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो फर्म नहीं है, उनका जो शेप है ना, वो शेप बहुत अलग अलग सा है, राइट, बहुत अलग अलग सा है। तो कभी ऐसा होता है कि ये मान लो दो प्लेट्स हैं, ठीक है, ये प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, तो जब एक दूसरे के साथ वो पास हो रहे हैं ना, तो बहुत बार वो टकरा जाते हैं। तो जब भी टकरा जाते हैं, एक तरीके की एनर्जी है जो रिलीज हो रही होती है, एक तरीके की एनर्जी है जो बाहर रिलीज हो रही है। इसकी वजह से हमको क्या होता है, हमको अर्थ पे बहुत ज्यादा वायलेंट शेकिंग महसूस होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस हमको क्या होते हैं, महसूस होते हैं ग्राउंड पे, राइट। क्या होता है, बहुत ज्यादा शेकिंग हमको महसूस होते हैं ग्राउंड पे, राइट। अब आप लोग मुझे बताओ कि ये जो अर्थक्वेक है, जिस पॉइंट से वो आ रहा है, जिस पॉइंट से वो आ रहा है और हमारे अर्थ के सरफेस पे जिस पॉइंट पे वो हिट कर रहा है, इन दोनों पॉइंट्स को क्या बोला जाता है, बताओ। इन दोनों पॉइंट्स को क्या बोला जाता है, बताओ। यस, देखो ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, जहां से वो जो एनर्जी है वो रिलीज होनी स्टार्ट होती है, जहां से वो एनर्जी है जो रिलीज होनी स्टार्ट होती है, इसको हम बोलते हैं फोकस, इसको हम क्या बोलते हैं, फोकस। और हमारे अर्थ पे जहाँ पे ये वाइब्रेशंस जो है फील होती हैं, उन वाइब्रेशंस को हम क्या बोलते हैं, एपी सेंटर,
ठीक है, क्या हम बोलते हैं एपी सेंटर। अब एक कॉमन सेंस है कि एपी सेंटर में जो अर्थक्वेक का इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा होगा, राइट। एपी सेंटर में क्या होगा, अर्थक्वेक जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा होगा। वाई, बिकॉज डायरेक्टली वो जो है एपी सेंटर पे आके हिट कर रहा है, राइट। डायरेक्टली वो जो है एपी सेंटर पे आके हिट कर रहा है, ठीक है। चलो, अब कुछ ऐसी पॉइंट्स है जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए, ठीक है, जो हो सकता है वो आपसे पूछे, ठीक है। चलो, अब ये क्या होता है, ये अर्थक्वेक एक्चुअली होता क्या है, अर्थक्वेक क्या है, ये सेस्मोग्राफिक वेव्स होती हैं कुछ, ठीक है, सेस्मोग्राफिक वेव्स होती हैं। अब सेस्मोग्राफिक वेव्स क्या है, ठीक है। अब सेस्मोग्राफ क्या होता है, सेस्मोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा टूल है जिससे हम क्या करते हैं, अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। क्या करते हैं, हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं और कि कौन से जोन पे कितनी ज्यादा तीव्र गति से जो अर्थक्वेक है वो हिट हुआ है, इसका हम क्या करते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं, राइट। क्या करते हैं, हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। और हमारे यहाँ पे जो है, हमारे अर्थ में डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक जो है एवरीडे हिट करते हैं। बहुत सारे अर्थक्वेक्स एवरीडे हिट करते हैं, लेकिन वो बहुत बार ह्यूमंस को फील नहीं होते। वाई, बिकॉज उनका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत थोड़ा सा होता है, जो शेकिंग है वो बहुत थोड़ी सी होती है और हमको क्या होता है, फील नहीं होता है। तो ऐसी स्लाइटेस्ट शेकिंग भी जो है ये सेस्मोग्राफ क्या करता है, ट्रेस कर सकता है। ये क्या कर सकता है, ट्रेस कर सकता है, राइट। अब बहुत फ्यू रीजन्स होते हैं जो बहुत ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन होते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा जो है अर्थक्वेक्स पाए जाते हैं, राइट, जहाँ पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स पाए जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, मैं बचपन में जो है जब छोटी थी तो मेरी बुआ जो है वो गुजरात में रहा करती थी, भावनगर में। जो भी यहाँ पे गुजरात से है उनको पता होगा कि कुछ सालों पहले भावनगर में बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स फील हो रहे थे। तो जो मेरी दादी है वो बहुत ज्यादा डर गई, भाई इकलौती बेटी है, तो उन्होंने जो है वहां से मेरी बुआ को यहाँ पे बुला दिया, राइट। मुंबई में वो वापस आ गए। तो दैट्स व्हाई आई रिमेम्बर कि जो है गुजरात में भावनगर एक ऐसी जगह थी, एक ऐसा जो है वो अर्थक्वेक प्रोन एरिया था, जहाँ पे हर दूसरे तीसरे दिन अर्थक्वेक आ रहा था, राइट। हर दूसरे तीसरे दिन अर्थक्वेक आ रहा था, बहुत ज्यादा जो है वो अर्थक्वेक से हिट हो रहा था कुछ सालों पहले, राइट। कहाँ पे, कुछ सालों पहले। अब हम आगे पढ़ेंगे कि गुजरात में ऐसा क्यों हो रहा था, आसपास की जगहों पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा था, हम उसको भी देखेंगे, राइट। हम क्या करेंगे, उसको भी देखेंगे। अब ये हम लोग ने देख लिया जहां से स्टार्ट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सेस्मिक फोकस बोल सकते हैं, या सिर्फ फोकस बोल सकते हैं, या हाइपोसेंटर भी बोल सकते हैं, राइट। इस चीज को हम क्या बोल सकते हैं, फोकस बोल सकते हैं, हाइपोसेंटर बोल सकते हैं, या सेस्मिक फोकस भी बोल सकते हैं। अगर वो आपसे कुछ भी पूछे तो डरना नहीं है, राइट। और जहाँ वो अर्थ की सरफेस को हिट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपी सेंटर बोलते हैं। और जनरली ये जो फोकस होता है ये हमारे अर्थ से लगभग 6 किलोमीटर नीचे होता है, राइट। क्या होता है, लगभग 6 किलोमीटर से नीचे होता है। अब आपको जो चीजें याद रखनी है वो क्या है, सेस्मोमीटर, ठीक है। सेस्मोमीटर ये क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज होता है मोशन को, ग्राउंड में होने वाली हलचल को जो ट्रैप करने के लिए यूज होता है उसको हम बोलते हैं सेस्मोमीटर। लेकिन ये थोड़ा सा ओल्ड है, इसको हम पहले यूज किया करते थे। अब हम किसको यूज करते हैं, अब हम सेस्मोग्राफ्स को यूज करते हैं, राइट। अब हम किसको यूज करते हैं, सेस्मोग्राफ्स को यूज करते हैं। और इससे क्या बनता है, इससे सेस्मोग्राम बनता है, राइट। अब सेस्मोग्राफ को और सेस्मोग्राम को दोनों को जो है एक साथ मिक्स मत करना। सेस्मोग्राम क्या है, अब देखो क्या होता है ना, ऐसे पेन जैसी कोई चीज जो है लगी हुई होती है, यहाँ पे एक मशीन होती है, ठीक है, इसमें पेन जैसी कोई एक चीज लगी हुई होती है, यहाँ पे ना एक पेपर होता है, यहाँ पे क्या होता है, पेपर होता है। और इस पेपर में लगातार जो वो पेन है, वो पेन क्या करती है, वो पेन हमारे अर्थ में होने वाले वाइब्रेशंस को क्या कर रही होती है, ड्रॉ कर रही होती है, ऐसे 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 जो है वो बहुत पतली पतली भी लाइंस होती हैं जिसको वो ड्रॉ कर रही होती है। तो ये क्या है, ये है सेस्मोग्राम, राइट। ये क्या है, ये है सेस्मोग्राम, ठीक है। अब इसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं, इसको हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं, तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए दो स्केल्स है, एक है मर्करी स्केल और एक है रेक्टर स्केल, राइट। एक क्या है, मर्करी स्केल है और एक है रेक्टर स्केल। अब मर्करी स्केल क्या होता है, मर्करी स्केल क्या करती है, ये इंटेंसिटी को मापती है अर्थक्वेक के, राइट। क्या करती है, ये इंटेंसिटी को मापती है, ये मापती है कि कितना भूकंप जो आया है वो कितना तीव्र है, लाइक क्या है, ये कितना तीव्र है, ये क्या करती है, इंटेंसिटी को मापती है। और ये स्केल कितने की होती है, ये 1 से लेके 12 तक की स्केल होती है,
राइट। इसकी रेंज क्या होती है, ये 1 से लेके 12 तक की रेंज होती है। वेयर एज जो रेक्टर स्केल है वो क्या करती है, वो मैग्नीट्यूड को जो है अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को जो है देखती है। अब इंटेंसिटी में क्या होता है, इंटेंसिटी में मतलब क्या कि जितना हम लोगों को लॉस हुआ, ये यानी कि आफ्टर इफेक्ट है, राइट। ये क्या है, ये एक आफ्टर इफेक्ट है जिसको हम पहले यूज किया करते थे। जब अर्थक्वेक आ जाता है उसके बाद उसने कितना नुकसान किया, राइट, उसको हम लोग जो है मेजर करते थे मरकरी स्केल से। लेकिन अब जो है रेक्टर स्केल की वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम अर्थक्वेक के आने के पहले ही उसको भाप सकते हैं कि अर्थक्वेक जो है आने वाला है, और उसके लिए हम जो है करेक्टिव मेजर्स को ले सकते हैं। ये कितने की स्केल होती है, ये 1 से लेके 10 तक की स्केल होती है। और इसका जो ईच स्केल होता है, ठीक है, यानी कि अगर 1 स्केल है, 2 स्केल है, 3 स्केल है, 4 स्केल है, तो इनके बीच में जो है 10 टाइम्स का डिफरेंस होता है। क्या होता है, 10 टाइम्स का डिफरेंस होता है। यानी कि अगर कहीं पे 1 स्केल पे अर्थक्वेक आया है और कहीं पे 2 स्केल पे अर्थक्वेक आया है, तो यानी कि 1 स्केल और 2 स्केल के बीच में 10 गुना अंतर है। 10 नंबर अंतर नहीं है, 10 गुना का अंतर है, ये बात को ध्यान रखना। 10 फोल्ड्स का डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, राइट। क्या होता है, 10 फोल्ड्स का डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। अब कुछ जोन्स होते हैं अर्थक्वेक के, ठीक है, ये भी आपसे वो पूछ सकता है कि कितने जोन होते हैं एक अर्थक्वेक के। तो अर्थक्वेक के जो है 5 जोन्स होते हैं, राइट। क्या होते हैं, 5 जोन्स होते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो बहुत ज्यादा हाई रिस्क जोन्स होते हैं, अब जैसे देखो ये हिस्सा हो गया, राइट, ये हिस्सा हो गया, ये हिस्सा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। देखो ये गुजरात में फॉल करता है, राइट, ये क्या है, गुजरात में फॉल करता है। यहीं पे कहीं पे भावनगर आता है, यहीं पे कहीं पे क्या आता है, भावनगर आता है, जो जोन 5 में आता है। और जो क्या है, वेरी वेरी रिस्की जोन्स है, राइट। क्या है, बहुत ज्यादा रिस्की जोन्स है अर्थक्वेक के आने के रीजन्स, जैसे कि कश्मीर हो गया, वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालय होगा। हमारा हिमालय तो जितना भी हमारा हिमालय